हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। खुदा से यही दुआ है आप जहाँ कहीं भी हो खैरियत से हो। तो फर्स्ट वीडियो में हमने पार्टनरशिप का थोड़ा बहुत डिस्कशन किया था और आईएससी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड की तो ऑलमोस्ट डेटशीट वगैरह आ ही चुकी है। आप लोगों को पता ही चल गया होगा कब आपके एग्जाम्स हैं। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आगे बढ़ते हैं। तो फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप में आज हम लोग जो चीज डिस्कस करेंगे वो पहले आप ये समझते हैं कि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट में डिफरेंस क्या है। देखिए, क्लास 11th में जब आपने फाइनल अकाउंट पढ़ा था उसमें जब आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया करते थे तो उसमें जो सारी चीजें हम दिखाते थे वो सब चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता था। एप्रोप्रिएशन अकाउंट बेसिकली क्या है कि जो आपका एक सरप्लस प्रॉफिट होता है या यूं कहें कि जो आपका नेट प्रॉफिट होता है उसका आपने कैसे एप्रोप्रिएशन किया, हाउ द प्रॉफिट हैज बीन यूटिलाइज्ड। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको पता होगा कि रिजर्व्स आर क्रिएटेड आउट ऑफ प्रॉफिट। तो जब आपके पास में प्रॉफिट होता था तभी आप रिजर्व वगैरह बनाते थे। तो इन केस ऑफ पार्टनरशिप तो जनरली पार्टनर्स प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं और एप्रोप्रिएशन करते हैं जब उनके पास में एप्रोप्रिएट प्रॉफिट होता है। तो आज दोनों के डिफरेंसेस समझते हैं और कोशिश करेंगे अगर कोई दूसरा टॉपिक अगर समझा पाते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर नेक्स्ट वीडियो में उसको कवर करेंगे। तो पूरा टेंशन आपका चाहेंगे और पूरा वीडियो देखिएगा, स्किप मत करिएगा और तभी चीजें अच्छे से क्लियर होंगी। राइट, देखते हैं, स्टार्ट। मैं पार्टनरशिप यहां पर लिख देता हूं तो याद रहेगा किस टॉपिक से रिलेटेड है। तो देखिए, बहुत सारे ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं जो हमें करना जरूरी होते हैं और उसका प्रॉफिट और लॉस से कोई लेना देना नहीं होता है। वो ऐसे एक्सपेंसेस हैं जो करना जरूरी ही हैं, ठीक है, दैट कैन नॉट बी अवॉइडेड। फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे ऐसे डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, बहुत सारे ऐसे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं। तो दोज एक्सपेंसेस विच हैव टू बी इनकर्ड, जिसका प्रॉफिट या लॉस से कोई लेना देना नहीं है, तो उनको एक अकाउंट में हम दिखाते हैं जिसको हम क्या कहते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। राइट, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि अगर हम सैलरी वगैरह पार्टनर्स, सैलरी वगैरह एम्प्लॉयज को देते हैं या वेजेस वगैरह वर्कर्स को दी जाती हैं या इंटरेस्ट ऑन लोन वगैरह कुछ ऐसा एक्सपेंस हो गया या डिस्काउंट अलाउड टाइप ऐसी चीजें हो गई, तो वो सब हम यहाँ पर क्या करेंगे, डेबिट करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। क्रेडिट में आपकी जो भी और अदर इनकम्स होती हैं, जैसे कि सपोज बाय इंटरेस्ट कोई इंटरेस्ट रिसीव हुआ है, तो बाय डिविडेंड अगर कोई डिविडेंड रिसीव हुआ है, राइट, बाय कमीशन अगर कोई कमीशन वगैरह हमें रिसीव होती है, या बाय प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट्स अगर कुछ होता है, तो ये सब चीजें हम यहाँ पर दिखाते हैं। ठीक, वहीं दूसरी तरफ एक और अकाउंट बनता है जो ठीक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद बनता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो एज द नेम सजेस्ट प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कह रहे हैं, इसका मतलब यहाँ पर देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन प्रॉफिट एंड लॉस एंड एप्रोप्रिएशन। तो वर्ड क्या है, एप्रोप्रिएशन। तो जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बन जाता है और यहां से नेट प्रॉफिट, राइट, नेट प्रॉफिट जब बैलेंस करते हैं, फॉर एग्जांपल क्रेडिट साइड में सारी आपकी इनकम्स है, डेबिट साइड में सारे आपके एक्सपेंसेस हैं, तो इनकम माइनस एक्सपेंस हुआ तो बचेगा नेट प्रॉफिट। वही नेट प्रॉफिट जो यहाँ पर कैरी डाउन हुआ है, दैट नेट प्रॉफिट इज वन, यहाँ पर हम क्या करते हैं, उसको ब्रॉट डाउन। राइट, उसके बाद में आपके सारे अप्रोप्रिएशंस आते हैं। अप्रोप्रिएशन इन द सेंस कि अगर पार्टनर्स को हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वगैरह अलाउ करते हैं तो वो यहीं पर होता है, या सैलरी टू पार्टनर अगर है तो भी यहीं पर होता है, या कमीशन टू पार्टनर है तो यहीं पर होगा, या कोई रिजर्व वगैरह अगर हम क्रिएट कर रहे हैं अगेन वो यहाँ पर डेबिट होगा। क्रेडिट साइड की बात करें तो इसमें इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, एक ही चीज यहाँ पर नेट प्रॉफिट के बाद क्रेडिट साइड में आती है और वो क्या है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। तो क्रेडिट और डेबिट अगर हम बैलेंस कर दें, इसके बाद में अगर कुछ प्रॉफिट बचता है तो जनरली होता यही है कि दैट प्रॉफिट इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पार्टनर्स। लेकिन इन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इस नेट प्रॉफिट को हम सीधा कहां ट्रांसफर कर देते हैं, ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। ठीक, ये तो आपको पता ही है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से नेट प्रॉफिट आए या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से नेट लॉस आए तो वो तो कैपिटल को ही बिलोंग करता है, मतलब ओनर को ही बिलोंग करता है। अगर नेट प्रॉफिट होगा तो हम पार्टनर्स कैपिटल में ऐड करते हैं, नेट लॉस होगा तो कैपिटल से माइनस करेंगे। ठीक ऐसे ही जब हम एप्रोप्रिएशन अकाउंट अपना बना लेंगे, जो इससे नेट प्रॉफिट अगर बचता है तो उसको डायरेक्टली हम बैलेंस शीट में कैपिटल में क्या कर देते हैं, प्लस और माइनस। ठीक है, क्योंकि पार्टनरशिप हम पढ़ रहे हैं तो इसमें पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनेगा,
तो जो भी प्रॉफिट होता है उसको एक एग्रीड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ऑल पार्टनर्स इन देयर ओल्ड रेशियोज को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है, तो यहीं से वो चीजें ट्रांसफर हो जाती है कैपिटल अकाउंट में। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो वैसा ही है जैसा कि हमने क्लास 11th में पढ़ा था, जो फाइनल अकाउंट में जो दूसरी चीजें बनाते थे ट्रेडिंग अकाउंट के बाद में। इसी के जस्ट बाद कोई चीज अगर बनती है तो वो है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। बेसिकली हम इसमें बताते हैं कि हमने एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट कैसे किया है। तो दोनों में डिफरेंस यही है कि इसका प्रॉफिट या लॉस से कोई लेना देना नहीं है, ये सिंपल आपका मैचिंग कॉन्सेप्ट फॉलो करता है। नॉमिनल अकाउंट है, क्रेडिट साइड में सारे इनकम्स प्रॉफिट्स आएंगे, डेबिट साइड में सारे लॉसेस और एक्सपेंसेस आएंगे, इनको बैलेंस करेंगे, नेट प्रॉफिट आएगा। अब नेट प्रॉफिट को हमने यूटिलाइज कैसे किया है, कहाँ नेट प्रॉफिट हमारा यूज हुआ है, तो वो ये है। देखो बिजनेस में नेट प्रॉफिट होता है तो उसके बहुत सारे मल्टी यूजेस हो सकते हैं, राइट। जैसे कि रिजर्व वगैरह बना लिए या पार्टनर्स को कोई चीजें दे दी, या कई बार होता है कि प्रॉफिट हैज बीन रिटेन्ड इन द बिजनेस, तो वो जो भी चीजें हैं वो सब एप्रोप्रिएशन अकाउंट से क्लियर हो जाएंगी। और एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनने के बाद आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड फॉलोड बाय द बैलेंस शीट वो चीजें बनाई जा सकती हैं, ठीक। तो क्या डिफरेंसेस समझ में आ रहे हैं चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट में? पहली बात तो ये तो बनाना जरूरी है, ये तो बनेगा ही बनेगा। ज्यादातर जो सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म्स होती हैं या कंपनीज अकाउंट्स जो मेंटेन किए जाते हैं तो उसमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के नाम से। लेकिन जनरली यही होता है कि एक एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी बन जाता है। अगर कोई एप्रोप्रिएशन हम कर रहे हैं तो इट्स बेटर कि आप एक एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना लो अगर आपको कोई एप्रोप्रिएशन करना है। नहीं तो जो भी प्रॉफिट या लॉस है वो तो पार्टनर्स को बिलोंग करता ही है, वो तो कैपिटल में प्लस में माइनस हो ही जाएगा, राइट। सो नेक्स्ट आगे देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये भी एक छोटा सा टॉपिक है फंडामेंटल्स का। बहुत सारे इसमें छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जिसपे क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग हो गया, इसके बाद में गारंटी टू पार्टनर हो गया, पास्ट एडजस्टमेंट हो गया। तो जो हमने प्रॉफिट एंड लॉस अभी एप्रोप्रिएशन अकाउंट देखा, तो जनरली जो डिवीजन ऑफ प्रॉफिट वाले क्वेश्चंस होते हैं कि हाउ द प्रॉफिट हैज बीन डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पार्टनर्स, तो उसमें एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने को दिया जाता है, ठीक। बाकी और भी टॉपिक्स हैं जिसमें से क्वेश्चंस के चांसेस ज्यादा होते हैं। जो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है आपका पास्ट एडजस्टमेंट। तो अब हम बात करते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की। तो देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बेसिकली क्या है, नाम से ही पता चल रहा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मतलब कैपिटल पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। अब कैपिटल का मतलब क्या हुआ, पार्टनरशिप में जो पार्टनर्स होते हैं वो पैसा इन्वेस्ट करते हैं, वो कैपिटल लगाते हैं। तो प्रॉफिट या लॉस जो बिजनेस का होता है वो तो वो डिस्ट्रीब्यूट करते ही हैं, लेकिन दूसरी तरफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी कई बार उनको दिया जाता है। ये पार्टनरशिप मिलकर डिसाइड करते हैं। और एक एजम्पशन इसके पीछे ये होता है कि अगर इतना ही पैसा एक बैंक में अगर वो डिपॉजिट करते तो दे माइट बी गेटिंग, या उनको कुछ ना कुछ एक इंटरेस्ट तो उस पर मिलता ही मिलता है ना, 2.5 से 3% के आसपास एक इंटरेस्ट मिलता। इन ऑर्डर टू मोटिवेट देम कि वो पैसा बिजनेस में लगाए रहें और ना सोचें इस बारे में कि यहां से हम हटाएं, तो उसके लिए पहली कंडीशन तो यही है कि प्रॉफिट बिजनेस में होना ही चाहिए, राइट। नहीं तो कोई भी इंसान चाहेगा कि भाई अपना पैसा वहां इन्वेस्ट करे जहां उसको फायदा हो। और दूसरा ये कि उस पर क्या दिया जाएगा, इंटरेस्ट, ठीक। तो ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होगा इसका नेचर क्या होगा, अब याद रखिएगा जितने भी चीजें आएंगी तो उसमें हमें नेचर बड़ा इंपॉर्टेंट होगा कि मतलब ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होगा कि एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होगा, ये चीज क्या होगी। तो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है तो भाई वो तो देना ही देना है, वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है तो भाई उसको हम तभी देंगे जब हमारे पास में एप्रोप्रिएट प्रॉफिट होगा। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज है कि एप्रोप्रिएशन है, अलाउ करना है नहीं करना है, ये आपको पार्टनरशिप डीड में दे रखा होगा। अगर पार्टनरशिप डीड हमारी ये परमिशन दे रही है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें देना है और चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट के तौर पे हमें इसे ट्रीट करना है तो हमें देना ही होगा। और अगर एप्रोप्रिएशन कहा है तो एप्रोप्रिएशन करके देना होगा, मतलब नेट प्रॉफिट होगा तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे, अदरवाइज नहीं। और अगर कोई भी ऐसा एडजस्टमेंट है ही नहीं तो कोई भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को अलाउ नहीं किया जाएगा। रूल्स वो जो बताए हैं मैंने आपको कि एप्लीकेबल होते हैं इन द एब्सेंस ऑफ एनी पार्टनरशिप डीड। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बेसिकली अगर हम एंट्री की बात करें कि जो इसकी जर्नल एंट्री पास होती है वो देखेंगे, लेकिन वो उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो इसकी कैलकुलेशन है, राइट। तो पहले समझते हैं इसकी जर्नल एंट्री क्या पास होगी। तो देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की अगर हम एंट्री की बात करें तो व्हाट एंट्री इज बीइंग पास फॉर रिकॉर्डिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो एंट्री आपकी होती है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, राइट।
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कभी भी पार्टनर्स को बुला के अलग से कैश वगैरह में पेड नहीं होता कि कैश में दे दिया या कोई चेक वगैरह दे दी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा कैपिटल में ही एडजस्ट कर दिया जाता है, मतलब जो भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का अमाउंट बना है और रिस्पेक्टिव पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्या कर दिया जाता है, क्रेडिट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हम यहाँ डेबिट क्यों कर रहे हैं, बिकॉज हम इसको ट्रीट कर रहे हैं एज अ काइंड ऑफ लॉस। क्या ट्रीट कर रहे हैं, अगर रेगुलर दे रहे होते तो एक्सपेंस हो जाता, नहीं तो हम इसको क्या मान रहे हैं, लॉस। मतलब नेचर ऑफ अकाउंट इसका हुआ नॉमिनल अकाउंट, ठीक है। तो ये एंट्री बेसिकली कैलकुलेट होगी और इसके बाद में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट क्लोज करा जाएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट क्लोज करने की एंट्री आपकी, अगर उसे हम एप्रोप्रिएशन नॉर्मली तो एप्रोप्रिएशन ही समझा जाएगा, तो एंट्री हो जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, ठीक है। एप्रोप्रिएशन हो सकता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी हो सकता है, जो भी उसका नेचर रहेगा। चार्ज है तो एप्रोप्रिएशन नहीं होगा, अगर एप्रोप्रिएशन है तो एप्रोप्रिएशन लग जाएगा। जो भी साल भर में एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम, प्रॉफिट के अकाउंट ओपन होते हैं, दे आर नीड टू बी क्लोज, ठीक है। वो क्लोज हो जाते हैं या तो ट्रेडिंग या तो प्रॉफिट एंड लॉस कहीं भी ट्रांसफर होके। बाकी जो असेट्स एंड लायबिलिटीज होती हैं तो वो तो कैरी फॉरवर्ड होती हैं फॉर द फ्यूचर, ठीक है। तो अब ये तो जर्नल एंट्रीज हैं जो इसमें पास होंगी। अब इसके बाद में आते हैं इसकी कैलकुलेशन में कि इसको कैलकुलेट कैसे करना है। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इसकी कैलकुलेशन का। अगर कैलकुलेशन सही नहीं होगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सही नहीं आएगा, वो नहीं सही आएगा, तो एंट्री तो आपकी गलत हो ही जाएगी। तो नाम ही है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मतलब ये इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा कैपिटल में। अब कैपिटल से आप क्या समझते हैं, देखो कैपिटल हर उस चीज को कहेंगे जो ओनर ने बिजनेस में इन्वेस्ट किया है। वो कैश में हो सकती है, इन काइंड हो सकती है, वो कोई एसेट्स हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। द अमाउंट इन्वेस्टेड या द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द पार्टनर्स इन हिज बिजनेस, ठीक है। जितना भी पैसा एक पार्टनर बिजनेस में इन्वेस्ट करता है, अपना खुद का पैसा लगाता है या कोई एसेट्स लगाता है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, कैपिटल। अब कैपिटल कौन सी कैपिटल, मतलब ओपनिंग कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल, किस कैपिटल पे हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। तो एक एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल कि साल के स्टार्टिंग में 1 अप्रैल 2001, ठीक है। सपोज ए एक पार्टनर है, हम इन्हीं के इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करेंगे। इनकी ओपनिंग कैपिटल जो है 1 लाख रुपीज ये बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं। इसमें मल्टीपल केसेस बन सकते हैं, मल्टीपल क्वेश्चंस बन सकते हैं। 1 जुलाई 2001 को 50,000 ये और इन्वेस्ट करते हैं। मैं प्लस लगा दे रहा हूं, समझ जाना। एडिशनल कैपिटल मतलब इतना पैसा ये और लाए हैं। 1 जनवरी 2002 को ये 25,000 विड्रॉल कर लेते हैं। विड्रॉल ऑफ कैपिटल है, ड्रॉइंग नहीं है, याद रखिएगा। आउट ऑफ कैपिटल, आउट ऑफ प्रॉफिट वो ड्रॉइंग के केसेस हैं, वो हम बाद में समझेंगे। और सपोज साल के एंड में 20,000 का इनको प्रॉफिट, शेयर ऑफ प्रॉफिट इनको दिया जाता है, ठीक है। अब हम बात करें क्लोजिंग कैपिटल की, तो देखो 31 मार्च 2002 को जब इनकी कैपिटल हम कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा। 1 लाख स्टार्टिंग में था, 50,000 और एडिशनल कैपिटल आया और 25,000 विड्रॉल किया और 20,000 शेयर ऑफ प्रॉफिट है, बेसिकली वो भी कैपिटल में ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो 1,50,000 और 5 एक्स्ट्रा माइनस 1,45,000, मतलब साल के एंड में जो एज कैपिटल है वो कितनी है, 1,45,000। तो और रेट ऑफ इंटरेस्ट, सपोज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का दे रखा है एट द रेट 10% पर एनम। तो हम किस पे ये इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, वेदर इट विल बी कैलकुलेटेड इन 1 लाख और इट विल बी कैलकुलेटेड इन 1,45,000। तो देखो इसमें बिल्कुल भी मतलब ऐसा ये क्वेश्चन नहीं कि बहुत परेशान होने वाली बात है कि कौन सी कैपिटल पे इंटरेस्ट निकाला जाएगा। तो सिंपल सा इसका आंसर ये है, जो कैपिटल whatever the capital is and for the time period it has been invested, ठीक है। जितने समय के लिए कैपिटल एक बिजनेस में इन्वेस्ट रही, उतने ही समय का हम उस पर क्या देंगे, इंटरेस्ट। अब 1 लाख रुपीज अगर साल भर बिजनेस में इन्वेस्ट रहा तो भैया उस पर साल भर का इंटरेस्ट दीजिए। 1,45,000 अगर साल भर बिजनेस में इन्वेस्टेड रहा तो उस पर 1,45,000 दीजिए। अब अगर हम यहां ध्यान से देखें तो क्या है कि 1 लाख रुपीज साल के स्टार्टिंग में था, इस पे हम साल भर का इंटरेस्ट दे देते हैं। 50,000 1 जुलाई को आया तो 1 जुलाई से 31 मार्च, इस पे हम 9 मंथ का इंटरेस्ट दे देते हैं। 25,000 इन्होंने विड्रॉल कर लिया 1 जनवरी को, तो 25,000 पे जनवरी, फरवरी, मार्च 3 महीने का इंटरेस्ट हम निकालेंगे, लेकिन देंगे नहीं, बल्कि टोटल से हम क्या कर देंगे, माइनस। और क्या किसी चीज पे हम कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करेंगे क्या, आंसर इज नो। 1 लाख पे आप साल भर का इंटरेस्ट निकाल लो,
50,000 पे आप 9 मंथ्स का निकाल लो, 25,000 में 3 मंथ्स का निकाल के बेसिकली आप क्या कर दो, माइनस कर दो, और आपका करेक्ट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ जाएगा। क्यों सर 1,45,000 पे क्यों नहीं कैलकुलेट कर रहे हैं? तो देखो 1,45,000 जो है कैपिटल वो आपकी क्लोजिंग कैपिटल है, और ये वो कैपिटल नहीं है जो साल भर बिजनेस में इन्वेस्ट रही। ठीक है, अब ऐसे आप समझो कि किसी ने साल के स्टार्टिंग में 1,00,000 रुपए लगाया और साल के एंड में एक हफ्ते पहले ही सपोज वो 1,00,000 रुपए और लगा देता है, तो कितनी कैपिटल हो गई बढ़ के 2,00,000 रुपए। तो क्या आप 2,00,000 पे साल भर का इंटरेस्ट दे दोगे? द आंसर इज नो। 1,00,000 पे साल भर का मिलेगा, और उस 1,00,000 पे जो जस्ट क्लोजिंग मतलब जब फाइनेंशियल ईयर क्लोज हो रहा था उससे एक हफ्ते पहले लगाया, तो उस एक हफ्ते का उस 1,00,000 पे इंटरेस्ट मिलेगा। तो बेसिकली जो बताने वाली बात यह है कि कैपिटल पे इंटरेस्ट उतने समय के लिए मिलेगा जितने टाइम के लिए कैपिटल बिजनेस में इन्वेस्टेड रही। कुछ क्वेश्चंस में क्लोजिंग कैपिटल दे दी जाएगी, ओपनिंग कैपिटल हमें पता नहीं होगी। ठीक है, ये तो आप समझ लो कि ओपनिंग कैपिटल पे ही इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है, पर एडिशनल कैपिटल है तो उस पे अलग, और विड्रॉल ऑफ कैपिटल किया तो उस पे कैलकुलेट हो गए टोटल से माइनस। ठीक है, अब ओपनिंग कैपिटल नहीं दे रखी है, क्लोजिंग हमें पता है, एडिशनल विड्रॉल पता है, बाकी जो चीजें पार्टनर्स को दी गई हैं, अलाउ की गई, चार्ज की गई वो पता है। तो सिंपली हम आपको इन दैट केस हमें उल्टा चलना होगा, जो चीज हम प्लस वैसे कर रहे थे अब माइनस होंगे, जो माइनस था वो क्या हो जाएगा प्लस। तो फिलहाल हम इसमें आते हैं, तो इसका हम कैलकुलेशन करते हैं। तो देखो जो मैंने आपको बताया 1,00,000 में 10% फॉर फुल ईयर, 50,000 पे 10% फॉर 9 मंथ्स, राइट, 9/12 छोटा कर लें 3/4, और 25,000 पे ये वाले पे 10% ओनली 3 मंथ्स का। इसको कैलकुलेट ही क्यों कर रहे हैं, फिर मैं आपको बता रहा हूं। ये तो इंटरेस्ट है जो हम पार्टनर्स को दे रहे हैं, ये टोटल हम करेंगे, लेकिन इसमें से क्या कर देंगे माइनस, क्योंकि ये वो रकम है जो 3 महीने के लिए बिजनेस में इन्वेस्टेड नहीं थी। तो पहले वाले की बात करें तो इस पे इंटरेस्ट हमारा बनेगा 10,000। दूसरे वाले की अगर हम बात करें तो इस पे हमारा इंटरेस्ट आएगा 5,000 इंटू 3/4, तो इट विल कम अराउंड 3,750। और 25,000 पे 10% 2,500 का आधा 1,250 का आधा 625, तो 13,750 ये टोटल इंटरेस्ट बना, माइनस इसमें से हो जाएगा 625। तो इस हिसाब से अगर हम देखें हमारा आंसर कितना आ जाएगा 13,125। मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो हमारा इस केस में आएगा वो कितना आएगा बताइए, 13,125, 13,125। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि 1,00,000 रुपीज साल भर बिजनेस में इन्वेस्टेड थे, तो उस पर साल भर का हमने इंटरेस्ट निकाला 10,000। 50,000 9 मंथ्स के लिए इन्वेस्टेड था, तो उस पर हमने 9 मंथ्स का इंटरेस्ट निकाला 3,750। और 25,000 3 मंथ्स के लिए इन्वेस्टेड नहीं था, कैलकुलेट करके हमने टोटल से माइनस कर दिया, तो आंसर आ गया हमारा 13,125। अब इसी को हम अपनी जर्नल एंट्रीज में दिखा देंगे, और फिर पार्टनर्स का जो कैपिटल अकाउंट है वहीं पर क्या कर देंगे, उसको हम पोस्ट। ठीक, तो फिर से मेनली बता रहा हूं क्या चीजें इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात जर्नल एंट्रीज की करें तो 2 जर्नल एंट्रीज इससे रिलेटेड पास होंगी। पहला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ करने का, दूसरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट को क्लोज करने का। अलाउ करने की क्या एंट्री है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और क्लोज करने की एंट्री क्या होगी, प्रॉफिट एंड लॉस या प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। और जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा कैपिटल का, तो वो पार्टनर्स यूं ही अचानक नहीं डिसाइड कर लेंगे, जो भी पार्टनरशिप डीड में होगा, एग्रीमेंट में होगा, बिल्कुल वैसे ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा। और कैलकुलेट ये कैसे होगा, तो कैलकुलेशन के लिए कुछ पॉइंट्स हैं कि सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओपनिंग कैपिटल पे कैलकुलेट होता है। अगर ओपनिंग कैपिटल नहीं है तो विद द हेल्प ऑफ क्लोजिंग कैपिटल एंड एडजस्टमेंट हम ओपनिंग कैपिटल निकाल सकते हैं। इफ देयर इज एनी एडिशनल कैपिटल तो उस एडिशनल कैपिटल पे भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट होगा। और अगर कोई विड्रॉल ऑफ कैपिटल करा है तो उस पर इंटरेस्ट हम निकालेंगे जितने टाइम के लिए वो कैपिटल बिजनेस में नहीं थी, और जो टोटल हमारा इंटरेस्ट आ रहा है उसमें से क्या कर देंगे माइनस। ठीक है, आई होप ये चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब इस पर बेस्ड अगर कोई क्वेश्चन आता है, या अगर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट या डिविजिबल प्रॉफिट भी हमें शो करना है, एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने के लिए दे दिया गया, उसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाला एडजस्टमेंट आ गया, तो कुछ इसी तरीके से होगा। ठीक है, जनरली इसका जो क्वेश्चन आता है वो अलग से ही आता है इस पे, क्योंकि एडजस्टमेंट्स रहते हैं, तो आप अपनी कैपिटल निकालने के बाद ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालिएगा। ठीक है, और देखते हैं फिर इसमें आगे क्या कर सकते हैं। तो
तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बाद में जो नेक्स्ट चीज है हमारी वो है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। अब जैसे कैपिटल पे हम पार्टनर्स को इंटरेस्ट अलाउ करते हैं, ठीक वैसे ही ड्रॉइंग्स पे हम लोग क्या कर सकते हैं, इंटरेस्ट चार्ज कर सकते हैं, राइट, बिल्कुल चार्ज किया जा सकता है। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग जब कभी भी पार्टनर से चार्ज किया जाएगा तो उसकी भी दो एंट्रीज होंगी। जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में हमने दो एंट्रीज करी हैं, क्या एंट्रीज होंगी पहले वो समझते हैं। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट ये वाला टॉपिक है क्योंकि इसमें केसेस कई सारे आ जाते हैं, तो बिल्कुल ध्यान देते रहिएगा। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, तो एंट्री क्या होगी, देखिए पहली एंट्री इसकी होगी ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग अकाउंट। ठीक है, ड्राइंग क्या होती है, ड्राइंग जो भी चीजें पार्टनर्स बिजनेस से विड्रॉल करते हैं फॉर देयर पर्सनल यूज, तो उसको हम ड्राइंग्स कह के रिकॉर्ड करते हैं और उसी पर चार्ज किया जाता है इंटरेस्ट। ये पार्टनर्स को देंगे नहीं बल्कि पार्टनर से चार्ज करेंगे, इसकी वजह से उनकी कैपिटल कम होगी। और दूसरा जो इसकी एंट्री होगी वो होगी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब होगा यहां पर डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, इसमें चार्ज और एप्रोप्रिएशन की तो कोई बात ही नहीं है, ये जो भी प्रॉफिट होता है उसी में ऐड हो जाता है और टेक इट एज अ प्रॉफिट। तो या तो अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ही बन रहा है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आ जाएगा, नहीं तो एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ये क्रेडिट आ जाएगा। एप्रोप्रिएशन में यही एक ऐसी चीज है जो हम क्या करते हैं, क्रेडिट। तो ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग अकाउंट। ड्रॉइंग अगेन आपके लिए अगर बिजनेस के तरीके से देखा जाए तो कैपिटल फ्यूचर में कम होगी इस ड्रॉइंग की वजह से। उस पर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग हमने कैलकुलेट किया है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग नॉमिनल अकाउंट प्रॉफिट, और फिर अगेन वो यहाँ डेबिट हो गया और कहाँ ट्रांसफर हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो ये तो इसकी जर्नल एंट्री है, इसमें तो कोई दिक्कत आपको नहीं हो रही होगी, आपको समझ में आ ही गया होगा, राइट। आते हैं इसके पार्ट कैलकुलेशन में। तो कैलकुलेशन में देखो बेसिकली तो अगर हम देखें तो एक सिंपल सी चीज है P इंटू आर इंटू टी। जो सिंपल इंटरेस्ट निकालने का एक तरीका है कि जो भी प्रिंसिपल अमाउंट है, जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट है, जो भी टाइम पीरियड है, वो लगाकर हम कोई भी इंटरेस्ट निकाल सकते हैं, राइट। अब जैसे कि जितनी भी हमें ड्राइंग्स पार्टनर्स ने की हैं वो ले लिया, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ ड्राइंग ले लिया और टाइम ले लिया, इसको हम पुट करके इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाल सकते हैं। बट मोस्टली केसेस में क्या होगा, एक पैटर्न हमें देखने को मिलेगा, पैटर्न ऑफ ड्राइंग। मतलब कहने का क्या है, तो देखो जैसे कि फॉर एग्जांपल हर महीने की ड्राइंग्स की गई हैं, हर क्वार्टर में ड्राइंग्स की गई हैं, हर 6 महीने में ड्राइंग्स की गई हैं, मंथ के स्टार्टिंग में है, क्वार्टर के एंड में है, तो बहुत सारे ऐसे केसेस बनाए जा सकते हैं। ठीक है, कुछ ऐसा भी केस होता है कि डिफरेंट डेट्स में डिफरेंट अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स की गई हैं, तब क्या करेंगे, तो हर चीज का सोल्यूशन है। तो देखो फॉर एग्जाम्पल मैं कुछ केसेस यहां पर लिख देता हूं और फिर उनकी कैसे हम टाइम पीरियड कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि इसमें टाइम वाला कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रिंसिपल आप लिख लोगे, रेट आप लिख लोगे, लेकिन टाइम आपको क्या लेना है तो वो थोड़ा याद रखिएगा। थोड़े टॉपिक्स मैं कोशिश कर रहा हूं ज्यादा से ज्यादा कवर हो, तो क्लासेस अगर ये वीडियोस थोड़ी लंबी हो जाए तो प्लीज देन माफ करिएगा। तो केसेस क्या है, देखिए केसेस 1 मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, समझाते रहेंगे। फिक्स्ड अमाउंट ड्रॉन स्टार्टिंग मंथ। ठीक है, हर महीने की स्टार्टिंग में एक फिक्स अमाउंट निकाला जा रहा है। दूसरा फिक्स अमाउंट इज ड्रॉन मिडिल मंथ, हर महीने के मिड में पैसा निकाला जा रहा है। तीसरा फिक्स अमाउंट इज विड्रॉल एंड मंथ, राइट। चौथा फिक्स्ड अमाउंट इज विड्रॉन स्टार्टिंग quarter. Next, fixed amount is withdrawn middle quarter. Next, fixed amount is withdrawn end quarter. Next, different amount withdrawn different dates. तो ये कुछ केसेस हैं जो ड्राइंग्स के हो सकते हैं कि एक फिक्स अमाउंट विड्रॉल किया है। सपोज एक पार्टनर ए है जो 1000 रुपीज पर मंथ विड्रॉल करते हैं, तो साल भर की ड्राइंग उनकी होगी 1000 इंटू 12,000। और स्टार्टिंग ऑफ द मंथ में क्या मतलब उन्होंने ड्राइंग्स की हैं, मतलब 1 अप्रैल को, देन 1 मई को, देन 1 जून को, लाइक दैट।
सेकेंड केस ये है मिडिल ऑफ एवरी मंथ है, मतलब 15 या 16 जो भी है हम उस डेट को ले लेंगे। हर महीने की एक मिडिल तारीख को उन्होंने पैसा विड्रॉल किया है। एंड ऑफ एवरी मंथ मतलब हर महीने के आखिर में पैसा विड्रॉल किया है। हर क्वार्टर के स्टार्टिंग में, क्वार्टर के मिडिल में, क्वार्टर के एंड में पैसा विड्रॉल किया, या डिफरेंट डेट्स पे डिफरेंट अमाउंट विड्रॉल किया है। तो क्या करेंगे, देखिए केस इनमें से कोई भी हो, फर्स्ट से लेके 6 तक के जो भी अगर केसेस हो, तो उसमें एक सिंपल सा हम एवरेज टाइम पीरियड निकालेंगे। क्या निकालेंगे, एवरेज टाइम पीरियड। ठीक है, कैसे ये आएगा, तो इसके लिए एक फॉर्मूला है, क्योंकि एवरेज है, एवरेज का तो मतलब ही हो गया मीन से। मीन आपको याद आ रहा होगा, स्टैटिस्टिक सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो यहां हम लेंगे टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, ऐड करके 2 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। ठीक है, अब जैसे ये 6 केसेस है उसमें हम ये फॉर्मूला लगाएंगे ताकि टाइम पीरियड हमें मिल जाए। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें दिया ही होगा, प्रिंसिपल तो मैंने आपको बताया। अगर मंथली केसेस होगा तो 12 से इंटू करेंगे, क्वार्टरली केसेस होगा तो 4 से इंटू करेंगे। साल में 12 महीने तो 12 से इंटू, साल में 4 क्वार्टर्स, 3 महीने का क्वार्टर होता है तो 4 से इंटू करेंगे। ठीक है, अब जैसे केस 1 है, एटीपी एवरेज टाइम पीरियड कैसे आएगा, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। तो फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है, 31 मार्च को एंड होता है। स्टार्टिंग हमें अप्रैल से, एंड हमें 31 मार्च तक देखना होगा। तो साल के स्टार्टिंग में पैसा विड्रॉल किया है, इसका मतलब पहली बार पैसा कब निकाला होगा, 1 अप्रैल को, फिर 1 मई को, ऐसे ही लास्ट टाइम कब निकाला होगा पैसा, 1 मार्च को। तो 1 अप्रैल से टिल 31 मार्च अगर हम देखें तो टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग कितना है, इन मंथ्स 12 मंथ्स। आखिरी बार ड्राइंग्स की है 1 मार्च को, तो 1 मार्च से 31 मार्च टाइम कितना हो गया, 1 मंथ डिवाइडेड बाय 2, 13 डिवाइड बाय 2 करेंगे तो ये कितना आएगा, 6.5 मंथ्स। ये आ रहा है एवरेज टाइम पीरियड इन केस ऑफ स्टार्टिंग ऑफ मंथ। ठीक है, यही लिखते हुए चलते हैं, 6.5। ठीक है, समझ रहे हैं ना आप। टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, पहली ड्राइंग की गई है 1 अप्रैल को, फिर 1 मई को, फिर 1 जून को, 1 जुलाई को, इस तरीके से पैसा विड्रॉल किया है। तो फर्स्ट ड्राइंग 1 अप्रैल को है, उसके बाद टिल 31 मार्च कितना टाइम है, 12 महीने, वो ले लिया। आखिरी ड्राइंग 1 मार्च को है, तो टिल 31 मार्च तक देखा वो 1 मंथ से, तो 12 + 1 डिवाइडेड बाय 2 है 6.5 मंथ्स। ठीक है, अगर हम बात करें केस 2 की, तो केस 2 में क्या चेंज हो जाएगा, मिडिल ऑफ एवरी मंथ। मिडिल ऑफ एवरी मंथ का मतलब क्या हुआ कि सपोज हम यहाँ 15 ही ले लेते हैं, 15 अप्रैल, 15 मई, ऐसे 15 मार्च। तो टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग कितना हो जाएगा, 15 अप्रैल से 31 मार्च। तो अप्रैल का तो हाफ गुजर चुका, 0.5 मंथ्स बचा, बाकी 11 मंथ्स बचे हुए हैं। तो 11.5 फर्स्ट ड्राइंग के बाद टाइम बच रहा है इन मंथ्स, और लास्ट ड्राइंग 15 मार्च को करा है, मतलब 31 मार्च तक 0.5 डिवाइडेड बाय 2, हाफ ही मंथ्स तो बच रहा है 15 मार्च से 31 मार्च। तो ये आपका हो जाएगा 12 डिवाइडेड बाय 2, तो आंसर आएगा 6 मंथ्स का। तो मिडिल ऑफ अगर मंथ्स है तो कितना एवरेज टाइम पीरियड हमें लेना है, 6 मंथ लेना है। ठीक है, ऐसी अगर हम बात करें एंड ऑफ एवरी मंथ की, हर महीने के आखिर में पैसा निकाला है। तो हर महीने के आखिर का मतलब क्या हुआ कि पहली बार पैसा निकला होगा 30 अप्रैल को, देन 31 मई को, ऐसे लास्ट टाइम पैसा निकला होगा 31 मार्च को। तो एवरेज टाइम पीरियड, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, 30 अप्रैल से 31 मार्च कितना टाइम आ रहा है, सिर्फ 11 महीने आ रहे हैं, क्योंकि अप्रैल तो पूरा गुजर गया, तो 11 मंथ्स। प्लस आखिरी बार पैसा कब निकाला है, 31 मार्च को। 31 मार्च से 31 मार्च कितना टाइम है, 0 डिवाइडेड बाय 2, तो 11/2, द आंसर इज 5.5, राइट। तो ये आ रहा है हमारा 5.5 मंथ्स का। ठीक है, वैसे तो इसको बच्चे नॉर्मली याद ही कर लेते हैं, पर वो समझ नहीं पाते हैं कि कैसे कैलकुलेट हुआ है। तो सिंपल सा इसका एक फॉर्मूला है जिसको यूज करते हैं हम एवरेज टाइम पीरियड निकालने के लिए। स्टार्टिंग ऑफ क्वार्टर की बात करें, हर क्वार्टर के पे पैसा विड्रॉल किया गया है। तो हर क्वार्टर का मतलब क्या हुआ कि पहली बार पैसा कब विड्रॉल हुआ होगा, 1 अप्रैल को। उसके बाद पैसा कब विड्रॉल हुआ होगा, अप्रैल, मई, जून हो गया 1 जुलाई को।
फिर जुलाई अगस्त सितंबर 1 अक्टूबर को, और फिर ऐसे ही 1 जनवरी को। तो ये 4 बार मतलब पैसा निकाला गया, 4 ही क्वार्टर से 4 बार पैसा विड्रॉल होगा। तो 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक अगर हम देखें कितने मंथ्स आ रहे हैं, 12 महीने, तो 12 ये। आखिरी बार पैसा विड्रॉल किया 1 जनवरी से 31 मार्च 3 महीने हैं, तो 12 + 3 डिवाइडेड बाय 2 जो कि आएगा 15 डिवाइडेड बाय 2, तो आंसर आएगा 7.5 मंथ्स। तो हर क्वार्टर के स्टार्टिंग में जब पैसा विड्रॉल होगा तो आंसर कितना आएगा, टाइम पीरियड कितना आपको लेना है, 7.5 मंथ्स का। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं केस नंबर 5 पे। तो केस 5 हमारा क्या है, मिडिल ऑफ एवरी क्वार्टर है। तो मिडिल ऑफ क्वार्टर का मतलब क्या हुआ कि अब हम यहां पर थोड़ा सा चेंजेस कर देंगे। जैसे अप्रैल मई जून का पूरा एक क्वार्टर होता है फर्स्ट, तो इसका मिडिल मंथ हुआ मई का मिड हुआ 15 मई। फिर आपका जुलाई अगस्त सितंबर 15 अगस्त मतलब इंडिपेंडेंस डे, बहुत अच्छा दिन है। फिर आपका हो गया अक्टूबर नवंबर दिसंबर मतलब 15 नवंबर, इसका मतलब चिल्ड्रंस डे के बाद, अगेन बढ़िया है, याद रहेगा। इसके बाद जनवरी फरवरी मार्च, फैब का मिड मतलब 14 फेब। अरे ये तो सबको याद ही होगा। तो इसको अब कैसे क्या मतलब, देखिए टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, तो पहली ड्राइंग कब की है, 15 मई को। तो 15 मई से 31 मार्च की अगर हम बात करें तो कितना टाइम बचा है, देखिए अप्रैल पूरा गुजर गया, आधा मई गुजर गया, 1.5 आपको लेस कर देना है 12 से, तो 10.5 है ना। ये वाला केस बता रहे हैं मिडिल ऑफ एवरी क्वार्टर। तो 10.5 टाइम बचा है फर्स्ट ड्राइंग के बाद में। लास्ट ड्राइंग की है 14 फेब से 31 मार्च मतलब 1.5 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 12 डिवाइडेड बाय 2, तो आंसर आएगा 6 मंथ्स का, राइट। तो यहां पर हम लिख देते हैं 6 मंथ। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं कि एंड ऑफ मंथ में पैसा विड्रॉल किया है तो क्या होगा, एंड ऑफ क्वार्टर में, है ना, हर क्वार्टर के एंड में पैसा विड्रॉल किया है तब क्या होगा। क्वार्टर के एंड में पैसा निकाला है, मतलब पहली बार इन्होंने पैसा निकाला होगा 30 जून को, उसके बाद इन्होंने जुलाई अगस्त सितंबर 30 सितंबर को, 31 दिसंबर को सॉरी, फिर 31 मार्च को। तो टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, पहली ड्राइंग 30 जून को किया, 30 जून से 31 मार्च तक कितने महीने हैं, 9 मंथ्स है, तो 9 ले लिया। आखिरी बार ड्राइंग की है 31 मार्च से 31 मार्च 0 डिवाइडेड बाय 2 मतलब 9 डिवाइडेड बाय 2, तो आंसर आ रहा है 4.5 मंथ्स। तो यहां पर हम टाइम ले लेंगे 4.5 मंथ्स का एवरेज टाइम पीरियड। ठीक है, डिफरेंट अमाउंट डिफरेंट डेट्स, तो इसके लिए एक अलग से एक फॉर्मूला होता है, सम प्रोडक्ट ऑफ ड्रॉइंग्स इनटू जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, टाइम पीरियड हम ऑन एन एवरेज 1/12 लेते हैं। इसकी एक टेबल बनती है, बाद में हम कवर करेंगे, अभी इसको नहीं करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करेंगे। ठीक है, तो क्या चीजें आपने इसमें समझी कि देखिए ड्राइंग जब कभी भी पार्टनर्स करेंगे तो उस पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज किया जाएगा इफ पार्टनरशिप डीड हमारी उस चीज की परमिशन दे रही है। तो ड्राइंग पे एंट्रीज क्या होती हैं, तो ड्राइंग की तो बेसिकली एंट्री आपकी वही होती है कि ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश या ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू जो भी चीज पार्टनर ने विड्रॉल की है फॉर पर्सनल यूज। अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की बात करें तो उसमें 2 एंट्रीज आती हैं, पहली है आपके ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट, और दूसरी है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस या प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। कैलकुलेशन की बात करें तो सिंपल आपको फॉर्मूला तो लगाना है P इंटू आर इंटू टी, वैसे भी यही लगाना है, और अगर इनमें से कोई केस है तब भी आपको यही फॉर्मूला लगाना है। P का मतलब यहाँ पर अमाउंट से हो जाएगा, अमाउंट ऑफ ड्राइंग जो भी पार्टनर्स ने करी है। रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ ड्राइंग आपको क्वेश्चन में दिया ही होगा। ठीक है, अगर कोई डीड में ऐसी चीज नहीं है तो कोई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज भी नहीं होगा। ठीक है, पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो कोई भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या कोई भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर से चार्ज नहीं की जाएगी। रह गई बात टाइम पीरियड की, तो टाइम जब कभी भी आपको कुछ भी ना दिया हो, बस ये दिया है कि पार्टनर ने पैसा विड्रॉल करा है, टाइम आपको पता ही नहीं है, तो ऑन एन एवरेज आप 6 मंथ्स का उस पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट कर लीजिएगा। लेकिन अगर इनमें से कोई केसेस है तो आपको कैसे कैलकुलेट करना है, सबसे पहले एवरेज टाइम पीरियड निकाल लेना है। एवरेज टाइम पीरियड कैसे आएगा, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, पहली ड्राइंग जब भी करी होगी उसके बाद टाइम देखना है मंथ्स में टिल 31 मार्च, देन टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, आखिरी बार ड्राइंग जब की होगी उसके नेक्स्ट 31 मार्च तक देखना है कितना टाइम है, दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देना है। ठीक है, केसेस क्या क्या हो सकते हैं, पहला एक फिक्स अमाउंट विड्रॉल किया गया हर महीने की स्टार्टिंग में, तो इस पे हमने देखा फॉर्मूला लगा के कि टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाय 2,
तो 6.5 मंथ आया, मिडिल ऑफ मंथ में था तो 6 मंथ आया, एंड ऑफ मंथ में था तो 5.5 आया। एक पैटर्न यहाँ पर फॉलो हो रहा है ना, 0.5 से कम होता जा रहा है, 6.5 से 6 हुआ, फिर 0.5 कम हुआ तो 5.5 हुआ। हर क्वार्टर के स्टार्टिंग में पैसा निकाला तो 7.5 मंथ्स लेंगे, मिडिल ऑफ क्वार्टर में निकाला है तो 6 मंथ्स लेंगे, एंड ऑफ क्वार्टर में निकाला है तो 4.5 लेंगे। अलग अलग अमाउंट्स निकाले हैं अलग अलग डेट्स में, तो इसके लिए एक टेबल बनेगी, फिर एक फॉर्मूला लगेगा, उसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो या पार्टनर्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हो या एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हो, ये सारी ही चीजें इंपॉर्टेंट है, इन सब पर बेस्ड क्वेश्चंस आ सकते हैं, और आज नहीं तो कल वो आपके काम ही आना है। तो थोड़ा वीडियो फास्ट जरूर है, क्योंकि कोशिश है, टाइम कम बचा है, ज्यादा से ज्यादा टॉपिक्स अगर हो जाएंगे तो उतना ही अच्छा है। कोशिश यही रहेगी कि सारे टॉपिक्स जो इंपॉर्टेंट है उनको हम कवर करें, बहुत ज्यादा डीपली नहीं जा रहे हैं, मेन चीजें आपको बता रहे हैं। स्पेशली जो सीबीएसई और आईएससी बोर्ड के बच्चे हैं उनको बहुत ही ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, और क्योंकि 60 मार्क्स का आपका ऑलमोस्ट न्यूमेरिकल रहता है, 20 मार्क्स की थ्योरी रहती है। बाकी यूपी बोर्ड की अगर बात करें तो 60 की थ्योरी है, 40 की न्यूमेरिकल्स, बट बहरहाल इंफॉर्मेशन या नॉलेज के हिसाब से देखें तो सभी कुछ बहुत जरूरी है। और कभी भी कुछ सीखिए या कभी कुछ पढ़िए फॉर अ लॉन्ग पीरियड, जैसे कि बिजनेस में हम अकाउंट्स वगैरह मेंटेन करते हैं, कॉन्सेप्ट हम फॉलो करते हैं, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। तो इसी तरीके से जब भी अभी कुछ हम पढ़ रहे हैं, कुछ सीख रहे हैं, तो मोटिव हमारा सिर्फ एग्जाम तक उसके लिए पढ़ना या समझना नहीं होना चाहिए। मोटिव ये होना चाहिए कि हमेशा के लिए हम चीजों को समझ जाए। बाकी समझ में आ जाता है, उसके बाद भी हम भूल जाते हैं, नहीं याद रहता है, तो देखो ये सब नई चीजें हैं। जरूर आपने क्लास में भी समझा होगा, नहीं समझ में आया होगा। मैं ये भी आपसे नहीं कह रहा कि बिल्कुल आप इस वीडियो को देखने के बाद बहुत ही ज्यादा अच्छे हो जाएंगे। इट डिपेंड्स कि आप चीजों को कैसे ले रहे हो, कैसे समझ रहे हो, और कितना आप उसको प्रैक्टिस कर रहे हो। देखो रिवीजन जो है, सबसे पहली चीज तो आपको कंसिस्टेंसी बना के चलनी है। कोई भी सब्जेक्ट हो, कुछ भी आपको जब ऐसा लगता है इसमें आप कमजोर हो, नहीं आ रहा है, तो देखो जहां तक बात क्लास 10th की है, 12th की है, पढ़ाई की है, तो जो भी आपके सब्जेक्ट्स होते हैं सभी पे आपको ध्यान देना जरूरी होता है, क्योंकि ओवरऑल परसेंटेज है जो मैटर करती है, एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट नहीं। लेकिन एक सब्जेक्ट पे ध्यान नहीं दोगे, बहुत कम नंबर आ जाएंगे, तो उसका ओवरऑल परफॉर्मेंस पे रिजल्ट भी पड़ेगा ही पड़ेगा। तो आई होप आपको प्रॉफिट एंड लॉस, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये क्लियर हो गया होगा। मोटे तौर पे बस इतना याद रखिए कि जो भी चीजें ऐसी हैं जो प्रॉफिट पे डिपेंड करती है, प्रॉफिट होगा तभी हम करेंगे, वो सारा आपका एप्रोप्रिएशन है। और जिसका प्रॉफिट से लेना देना नहीं है वो सब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाती हैं, वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम ओपनिंग कैपिटल पे कैलकुलेट करते हैं, और अगर ओपनिंग कैपिटल नहीं दी है तो क्लोजिंग कैपिटल की मदद से ओपनिंग कैपिटल निकालेंगे। और रह गई बात इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के लिए तो मैंने आपको बताया, अगर केसेस दिए हैं इनमें से कोई, तो आप वो भी केस, जो भी केस है उसमें एवरेज टाइम पीरियड निकाल करके प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम कैलकुलेट कर सकते हैं। प्रिंसिपल अगर मंथली ड्राइंग्स की होंगे तो 12 से इंटू कर देना उस अमाउंट को जो भी फिक्स अमाउंट निकाला है, और अगर क्वार्टरली ड्राइंग्स की है तो सिर्फ आप किससे इंटू कर दीजिएगा, 4 से। तो इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो बहुत ही जल्द आएगी, और उसमें कोशिश करेंगे और भी सारे टॉपिक्स जो हैं हम कवर करते हुए चलें। धीरे धीरे हम पार्टनरशिप को खत्म करेंगे, फिर शेयर्स और डिबेंचर्स में आएंगे। आप लोगों का साथ रहा, सपोर्ट रहा, खुदा की अगर मर्जी रही तो आने वाले वीडियोस बहुत जल्दी आपको मिलते रहेंगे। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। बाय, जय हिंद।